करण राशि की बातों से परेशान होकर कमरे से बाहर जा चुका था और राशि उसे जाता देख खुद से ही बोली, नशा शराब का नहीं जनाब, प्यार का है। अब रिजल्ट भी जल्द ही नजर आएंगे। इधर करण के दिमाग में अब बीती रात जो कुछ भी हुआ था वो सब चलने लगा। बाहर लॉन में टहलते हुए वो सोचने लगा, अगर फतेह ने 24 घंटे का टाइम दिया है तो उसने जरूर कुछ अलग ही सोचा होगा, पर इससे पहले कि वो कुछ करे मुझे अपनी अलग चाल चलनी होगी। ऐसी चाल जिसमें मैं उससे 2 कदम आगे रहूं। इसके साथ ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राशि भी अपने घर वापस चली जाए। करण के दिमाग में एक साथ कई चीजें चलने लगी और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया। एक आइडिया है, अगर दारा से इस बारे में बात करके कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो शायद सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि अभी किसी भी हालत में फतेह के खिलाफ जाना सही नहीं होगा। उसके हाथ में पावर है और अभी उससे टकराना सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा अगर दारा वापस से मेरे साथ मिल जाता है तो हम दोनों मिलकर कोई नया रास्ता निकाल सकते हैं। मगर करण ये भी जानता था कि दारा को अपने साथ लाने के लिए उसे बहुत कुछ कुर्बान करना होगा, पर क्या ये पॉसिबल था? ये तो अब दारा से बात करके ही पता चल सकता था। यही सब सोचते हुए करण ने दारा को फोन लगा दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दारा ने फोन उठाया। करण, जमाना बीत गया तुमसे फोन पर बात किए। हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमें फोन किया है। करण ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। जब शेर भेड़ियों के झुंड से घिर जाए तो उसे भी अपना शिकार करने का तरीका चेंज करना पड़ता है दारा उस्ताद। खैर, मैंने आपको ये सब बताने के लिए फ़ोन नहीं किया। तो बताओ फिर किस लिए फोन किया है? जवाब में करण ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन फतेह को इस बारे में कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। करण की बात सुनते ही दारा के कान खड़े हो गए। वो कुछ सोचते हुए बोला, मगर किस लिए? अगर ये सब फतेह के खिलाफ है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं तो क्या, कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। सोच लो, बात तुम्हारे फायदे की है और मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकता हूं जितना फतेह 4 बार सीएम बनकर भी नहीं दे सकता। काम क्या है? वो तो मिलने के बाद ही बताऊंगा। ठीक 1 घंटे बाद मेरे होटल रॉयल ब्लू में आकर मिलो मुझसे। इतना कह के करण ने फोन रख दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि दारा हर हाल में उससे मिलने आएगा। उसके फायदे की जो बात थी। इधर दूसरी तरफ अब जो होने वाला था उससे करण की जिंदगी बदल जाने वाली थी। दारा ने अपने एक खास आदमी सावंत, जो उसका राइट हैंड था, उसे कहा, करण ने मिलने बुलाया है अपने होटल में। कह रहा है कि वो मुझे फतेह सिंह से भी ज्यादा फायदा दे सकता है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे मिलूं। अगर फतेह को इस बारे में पता चला तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। दारा की बात सुनकर सावंत ने एक पल कुछ सोचा, फिर उसके दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। वो फौरन बोला, तो ऐसा करते हैं कि उससे मिलने मैं चला जाता हूँ। सिचुएशन बहुत नाजुक है। ऐसे में हो सकता है कि फतेह के आदमी आप पर नजर रख रहे हो। मैं अगर करण से मिलता हूँ तो उन्हें चकमा देते हुए निकल जाऊंगा। दारा ने इस बात पर कुछ देर तक सोचा, फिर सावंत को ऑर्डर देते हुए कहा, हाँ, यही सही रहेगा। तुम अभी उससे मिलकर आओ, और हाँ, वो कैसी डील करना चाहता है ये सब मेरे प्राइवेट नंबर पर बताना। सावंत ने हाँ में सर हिलाया, एक तीखी मुस्कुराहट दी और फिर तेज कदमों से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सावंत ने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और कॉन्फिडेंस के साथ होटल के अंदर आया। उसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कुराहट थी। रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते ही उसने कहा, मिस्टर करण से मिलना है। उनसे बोलो कि दारा मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए सावंत की तरफ ध्यान से देखा,
कार के टायर्स धूल उड़ाते हुए तेज रफ्तार से खंडर की तरफ दौड़ने लगे। सुनसान जगहों के बीच हवा तेज चल रही थी। पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सावंत की कार अचानक से रुकती है। उसने कार से उतरकर इधर उधर देखा। करण की कार एक तरफ पार्क थी, लेकिन करण कहीं दिखाई नहीं दिया। सावंत ने अपनी शर्ट से माथे का पसीना पोंछा, फिर एक गहरी सांस लेकर जोर से चिल्लाया, करण, मैं आ गया हूं। कहाँ हो तुम? खंडहर के एक अंधेरे कोने से धीरे धीरे एक परछाई निकली। करण अंधेरे से उभर रहा था। उसका चेहरा एक अजीब ठंडे गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें साफ कह रही थी कि वो सावंत की बातों से नाराज है। मैंने यहां दारा को बुलाया था। सावंत ने एक पल के लिए सिचुएशन को समझा, फिर अपनी आवाज को काम रखते हुए कहा, वो नहीं आ पाए, लेकिन इसलिए मुझे भेजा है। जो भी डील करनी है तुम्हें मेरे साथ करनी होगी। करण ने सावंत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। उसने एक कदम आगे बढ़कर आंखों में तेज गुस्सा भरते हुए कहा, ये मजाक मुझे पसंद नहीं सावंत। दारा से कह दो कि मैं उसके किसी भी चमचे से कोई डील नहीं करने वाला। इतना कहकर करण अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सावंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़कर जोर से चिल्लाया, तूने मुझे चमचा बोला? औकात क्या है तेरी? अब दारा साहब सीएम के खास आदमी है। वो तुझ जैसों से नहीं मिलने वाले, और मुझे चमचा बोलता है। तेरी मां खुद फतेह सिंह की रखेल थी, तू मुझे चमचा बोलेगा? सावंत की बातें सुनते ही करण के मन में एक आग भड़क उठी। उसका सारा चेहरा गुस्से से तपने लगा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। सावंत के दिल की धड़कन तेज होने लगी। करण ने बिना किसी देरी के तेजी से दौड़कर सावंत का कॉलर पकड़ लिया। उसके हाथ का जोर इतना था कि सावंत को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा बोल गया तू सावंत। शायद तुझे पता नहीं कि ये शब्द तेरी जिंदगी के आखिरी शब्द हैं। इतना कहकर करण ने सावंत के चेहरे पर एक जोर का घूंसा मारा। सावंत का होठ फट गया, खून टपकने लगा। वो दर्द से कराहते हुए दूर जा गिरा। सावंत ने अपना होठ छूकर देखा। खून टिकते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो तुरंत उठकर करण की तरफ दौड़ा। इस बार सावंत ने एक जोर का किक करण के पेट पर मारा। करण पीछे जाकर गिरा, लेकिन तुरंत अपनी जगह से उठा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब तेरी औकात सड़क के उस कुत्ते जैसी है करण, जिसके इलाके में शेर आ चुका है। सावंत ने यह कहकर करण की तरफ दौड़ा, लेकिन करण ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और जोर से मोड़ दिया। गलत कहा तूने। सच ये है कि गलती से कुत्ते खुद को राजा समझने लगे हैं, और इसलिए अब तुम लोगों को असली औकात दिखाना जरूरी है। इतना कहकर करण ने अपने घुटने से सावंत के चेहरे पर वार किया। सावंत का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। सावंत ने घबराकर जेब से पिस्टल निकाली और करण की तरफ तान दी, लेकिन करण ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर गोली का रुख उसी की तरफ मोड़ दिया। गोली चलने की तेज आवाज गूंजी। एक चीख गूंजती है। सावंत जमीन पर धड़ से गिर जाता है। सावंत की लाश करण के सामने पड़ी थी, और अब करण धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने सावंत की लाश पर पैर मारते हुए कहा, गलत किया तूने सावंत। माँ को गाली नहीं देनी चाहिए थी, वरना आज भी तू सांसें ले रहा होता। करण का गुस्सा जब शांत हुआ
तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए गिल्ट उभर आया। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब जो सिचुएशन उसके सामने थी उसे हर हाल में बाहर निकलना था। तभी अचानक सावंत की जेब में पड़ा मोबाइल जोर से बजने लगा। करण ने उसे उठाया। स्क्रीन पर देखा तो दारा का कॉल था। यह देखकर करण ने खुद को शांत किया और कॉल पिक की। दूसरी तरफ से दारा की आवाज आई। सावंत, क्या हुआ? करण से कोई बात हुई? जवाब में करण एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मैंने डील के लिए तुम्हें बुलाया था उस्ताद, लेकिन अपने चमचे को भेजकर आपने सब बर्बाद कर दिया। आप भी जानते हैं कि मुझे चमचों से बात करना पसंद नहीं। करण की बात सुनकर दारा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा कि जरूर कोई अनहोनी हो चुकी है। वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, करण, सावंत कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा दारा उस्ताद। उसकी लाश शहर के बाहर लाल खंडहर के पास से उठा लेना। करण की बात सुनते ही दारा चिल्लाते हुए बोला, करण, ये तुमने सही नहीं किया। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अब सिर्फ एक ही डील होगी, तेरी मौत की डील। करण ने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाते हुए कहा, कफन तो मैंने अपने सर पर बांध ही लिया है दारा। देखते हैं मौत किसकी आती है। बहुत ही जल्द मैं तुझे और फतेह को मिट्टी में मिला दूंगा, या फिर खुद मिट्टी में मिल जाऊंगा। इतना कह के करण ने फोन जोर से रख दिया। उसने अपने आसपास देखा। पूरा इलाका इस वक्त सुनसान था। हवा भी तेज चल रही थी। फिर अपनी कार के अंदर बैठा और वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ दारा करण की इस हरकत से काफी गुस्से में आ चुका था। उसके हाथ कस गए थे। वो अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। ये तुमने सही नहीं किया करण, सही नहीं किया। अब मैं तुझे ही नहीं बल्कि तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब देख तू मेरा खेल। तुझसे जुड़ा हर रिश्ता मैंने खत्म नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम दारा नहीं। इधर दूसरी तरफ करण जल्दी ही अपने घर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में एक साथ कई चीजें चल रही थी। वो अपने कमरे में जब इधर से उधर टहल रहा था, जब राशि वहां आई। क्या हुआ करण? आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? राशि की बात सुनते ही करण उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या हेल्प करोगी तुम मेरी परेशानी जानना चाहती हो ना? तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी लाइफ से? दोनों बाप बेटी ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। करण की बात सुनकर राशि काफी हर्ट हो गई। उसकी आंखें नम होने लगी। हाँ, मैं प्रॉब्लम हूँ तुम्हारी लाइफ की, क्योंकि मैंने ही तो तुमसे जबरदस्ती शादी की है। मैं ही तो खुद चलकर तुम्हारे घर में आई थी। हाँ, हो गई गलती मुझसे, लेकिन अब मेरी लाइफ से चली जाओ। तुम्हारे बाप ने मुझे 24 घंटों का वक्त दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। राशि, प्लीज, तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया था ना, अब मैं ही आजाद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। डिवोर्स की बात सुनते ही राशि का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर एक झटका सा पड़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे करण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो करण? शादी भी अपनी मर्जी से और डाइवोर्स भी। इतना कह के राशि रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। करण ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसका चेहरा उदास और हैरान था। मैं मजबूर हूँ राशि। मैं जानता हूँ मेरा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। मैं खुद कब मौत को गले लगा लूं, मुझे वो भी नहीं पता। तुम्हें अपनी बर्बादी में शामिल नहीं करना चाहता। करण की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। राशि कमरे से बाहर खड़ी होकर उसकी आवाज को सुन सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे फिर से
करण के रूम में आई। फिर उसने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए करण, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा वो मेरे साथ भी होगा। राशि की बात सुनकर करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मन ही मन खुद सोचने लगा। तुम कुछ भी कर लो राशि, लेकिन मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं फंसने दूंगा। रात बीत चुकी थी और 24 घंटे भी बीत चुके थे। इधर फतेह सिंह अपने जानने वाले कुछ लोगों की मीटिंग ले रहा था, जिसमें पुलिस वाले भी थे। दारा भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने सावंत वाली बात फतेह को अब तक नहीं बताई थी, क्योंकि इससे फतेह को पता चल जाता कि दारा ने करण के साथ कोई डील करने उसे भेजा था और फिर फतेह दारा के खिलाफ हो जाता। सभी लोगों को देखते हुए फतेह सिंह ने तेज आवाज में कहा, करण को मैं अगले 24 घंटे के अंदर बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी, उसका होटल, सब कुछ मुझे अपने अंडर में चाहिए। कुछ भी करो, इन्वेस्टर तोड़ो, झूठे केस में फंसाओ, झूठे इल्जाम लगाओ, और जी करे तो उसका एनकाउंटर भी कर दो। कितना भी पैसा लगे मैं खर्च करने को तैयार हूँ। बस करण मुझे पूरी तरह से बर्बाद चाहिए। अगर इन सब के बाद भी वो जिंदा बच गया, फिर मैं बताऊंगा कि उसके साथ क्या करना है। फतेह सिंह की बात पर सभी ने हाँ में सर हिलाया। तभी दारा उनके बीच से उठते हुए बोला, इसकी जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए फतेह साहब। जितनी जल्दी आपको है करण को बर्बाद करने की, उससे भी ज्यादा जल्दी मुझे है। अगले 24 घंटे के अंदर मैं उसे रोड पर ले आऊंगा। पैसा और पावर सब कुछ आप मेरे हाथ में दे दीजिए। फतेह ने दारा को मुस्कुराते हुए देखा, फिर बोला, ठीक है, तुम जो चाहो जैसे भी चाहो कर सकते हो। बस याद रहे कि मेरा नाम मीडिया में कहीं भी नहीं आना चाहिए। करण का जो कुछ भी है वो हमारा होना चाहिए। इसके बाद फतेह वहां से चला गया और दारा सभी लोगों के साथ आगे की प्लानिंग के बारे में बात करने लगा। उसने एक बड़े बिजनेसमैन से कहा, पैसे की कमी नहीं है। करण की कंपनी के सभी इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ मिला लो। उसके सारे डील कैंसिल करवा दो। बैंक लोन वालों को उसके पास भेजो। सब कुछ नीलाम हो जाना चाहिए और नीलामी में हम उसकी चीजें हासिल कर लेंगे। ये काम भले ही 24 घंटे में ना हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जरूर हो जाएगा। सब कुछ नीलाम करवा दो। बाद में हम बताएंगे कि उसे किस केस में फंसाकर इनकाउंटर करना है। जवाब में उसके सामने बैठा आदमी, जो एडवोकेट जतिन हिरानी था, वो बोला, सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, एडवोकेट भी हूं मैं दारा साहब। आप फिक्र मत कीजिए, करण अब इस देश का फेमस भिखारी बनने वाला है। सभी ने अपना अपना काम पकड़ लिया था और फिर अगले ही दिन से करण के साथ वो सब होना शुरू हो गया जो फतेह के प्लान का हिस्सा था। करण की कंपनी और घर सब कुछ बिकने के कगार पर थे। इन्वेस्टर ने हाथ पीछे खींच लिए, जिससे कंपनी के सारे शेयर खत्म होने के कगार पर आ गए और फिर बैंक वालों ने दुश्मनों के इशारे पर गलत तरीके से रिकवरी शुरू कर दी। कुछ ही दिन में करण के घर और कंपनी की नीलामी थी। करण इस वक्त राशि के साथ अपने कमरे में था। आई थिंक तुम्हें वापस जाना चाहिए राशि। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचने वाला।